Chapter 9. Still want more. Here are some to-dos. बहुत से लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वे उन्हें कार्रवाई से ज्यादा दर्शन के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि दर्शन को समझना कार्रवाई जितना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों ही हूँ। मुझे नए विचार पसंद है और मुझे कार्रवाई भी पसंद है। इसलिए जो लोग शुरुआत करने के तरीके के बारे में एक टू डू सूची चाहते हैं, उनके लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें साझा करूंगा जो मैं संक्षिप्त रूप में करता हूँ। आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें। दूसरे शब्दों में, एक ब्रेक ले और मूल्यांकन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। पागलपन की परिभाषा एक ही काम को बार बार करना और एक अलग परिणाम की उम्मीद करना है। जो काम नहीं कर रहा है उसे करना बंद करें और कुछ नया खोजें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश विचारों के लिए मैं किताबों की दुकानों पर जाता हूँ और अलग अलग और अनोखे विषयों पर किताबें खोजता हूँ। मैं उन्हें सूत्र कहता हूँ। मैं उन सूत्रों पर किताबें खरीदता हूँ जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उदाहरण के लिए, किताबों की दुकान में मुझे जोएल मोस्कोविच की किताब द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने किताब खरीदी और उसे पढ़ा, और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा किताब में कहा गया था। ज्यादातर लोग कोई कदम नहीं उठाते या फिर किसी और को यह बात करने देते हैं कि वे जो भी नया सूत्र पर रहे हैं उसे छोड़ दें। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% क्यों काम नहीं करेगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे व्यापार के टिप्स और ट्रिक्स पूछें। जहां तक 16% कर ग्रहणाधिकार प्रमाण पत्रों की बात है, मैं काउंटी कर कार्यालय गया और उस कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को ढूंढा। मुझे पता चला कि उसने भी कर ग्रहणाधिकार में निवेश किया था। मैंने तुरंत उसे लंच पर आमंत्रित किया। वह मुझे वह सब कुछ बताने में रोमांचित थी जो वह जानती थी और यह कैसे करना है। दोपहर के भोजन के बाद उसने पूरी दोपहर मुझे सब कुछ दिखाने में बिताई। अगले दिन मैंने उसकी मदद से 2 बेहतरीन संपत्तियां पाईं, जिन पर तब से 16% ब्याज मिल रहा है। किताब पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्रवाई करने में 1 दिन, दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन। कक्षाएं ले, पढ़े और सेमिनार में भाग ले। मैं नए और दिलचस्प कक्षाओं के लिए समाचार पत्रों और इंटरनेट पर खोज करता हूँ, जिनमें से कई मुफ्त या सस्ती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस पर महंगे सेमिनारों में भी भाग लेता हूँ और उनका भुगतान करता हूँ। मैं अमीर हूँ और सिर्फ इसलिए नौकरी की जरूरत से मुक्त हूँ क्योंकि मैंने जो कोर्स किए हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वे कक्षाएं नहीं ली, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, और फिर भी वे अभी भी उसी नौकरी में है। बहुत सारे ऑफर करें। जब मुझे रियल एस्टेट का कोई टुकड़ा चाहिए होता है तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और आमतौर पर एक ऑफर लिखता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि सही ऑफर क्या है तो मुझे भी नहीं पता। यह रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर देते हैं। मैं जितना संभव हो उतना कम काम करता हूँ। एक दोस्त चाहती थी कि मैं उसे दिखाऊं कि अपार्टमेंट हाउस कैसे खरीदे, तो एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं 6 अपार्टमेंट हाउस देखने गए। उनमें से 4 में कुत्ते थे, लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि सभी 6 पर ऑफर लिखें। मालिकों ने जो कीमत मांगी है उसका आधा ऑफर दें। उसे और एजेंट को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें लगा कि यह असभ्य है और इससे विक्रेता नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंट इतनी मेहनत करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और बेहतर डील की तलाश में लग गए। कोई ऑफर कभी नहीं दिया गया
और वह व्यक्ति अभी भी सही कीमत पर सही डील की तलाश में है। खैर, आपको तब तक सही कीमत नहीं पता होती जब तक कि आपके पास कोई दूसरा पक्ष न हो जो डील करना चाहता हो। ज्यादातर विक्रेता बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई विक्रेता किसी चीज की कीमत से कम कीमत मांगे। इस कहानी का नैतिक पहलू, ऑफर दें। जो लोग निवेशक नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि कुछ बेचने की कोशिश करना कैसा लगता है। मेरे पास रियल एस्टेट का एक टुकड़ा है जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैं किसी भी ऑफर का स्वागत करता। वे मुझे 10 सूअर दे सकते थे और मैं खुश होता। ऑफर पर नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि कोई दिलचस्पी रखता था। मैं शायद बदले में सूअर का खेत ले लेता। लेकिन खेल ऐसे ही चलता है। खरीदने और बेचने का खेल मजेदार है। इसे ध्यान में रखें। यह मजेदार है और सिर्फ एक खेल है। ऑफर दें। कोई हाँ कह सकता है। मैं हमेशा बचने के लिए कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसी भाषा में प्रस्ताव देता हूँ जिसमें विषय वस्तु की आकस्मिकताओं का विवरण होता है, जैसे कि किसी व्यावसायिक भागीदार की स्वीकृति। कभी भी यह स्पष्ट न करें कि व्यावसायिक भागीदार कौन है। अधिकांश लोग नहीं जानते कि मेरा भागीदार मेरी बिल्ली है। यदि वे प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और मैं सौदा नहीं चाहता, तो मैं घर पर फोन करता हूँ और अपनी बिल्ली से बात करता हूँ। मैं यह हास्यास्पद कथन यह दिखाने के लिए करता हूँ कि खेल कितना आसान और सरल है। बहुत से लोग चीजों को बहुत मुश्किल बना देते हैं और इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। देख, अच्छा सौदा, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक या जो भी हो, ढूंढना डेटिंग जैसा ही है। आपको बाजार जाना चाहिए और बहुत से लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत से प्रस्ताव देने चाहिए, काउंटर ऑफर देने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसे एकल लोगों को जानता हूं जो घर पर बैठते हैं और फोन बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन बाजार जाना बेहतर है, भले ही वह सुपरमार्केट ही क्यों न हो। खोज, प्रस्ताव, अस्वीकार, बातचीत और स्वीकार करना जीवन में लगभग हर चीज की प्रक्रिया का हिस्सा है। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए किसी खास इलाके में जॉगिंग, वॉक या ड्राइव करें। मैंने ऐसा करके अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट निवेश पाए हैं। मैं 1 साल तक किसी खास इलाके में जॉगिंग करूंगा और बदलाव की तलाश करूंगा। किसी सौदे में लाभ होने के लिए 2 तत्व होने चाहिए, सौदा और बदलाव। बहुत सारे सौदे होते हैं, लेकिन बदलाव ही सौदे को लाभदायक अवसर में बदल देता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूँ जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ। यह दोहराव ही है जो मुझे थोड़े बहुत अंतरों को नोटिस करने का कारण बनता है। मैं रियल एस्टेट के उन साइन बोर्ड को देखता हूँ जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि विक्रेता डील करने के लिए ज्यादा सहमत हो सकता है। मैं ट्रकों को अंदर या बाहर जाते हुए देखता हूँ। मैं रुकता हूँ और ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं डाक वाहकों से बात करता हूँ। यह आश्चर्यजनक है कि वे किसी क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं एक खराब क्षेत्र ढूंढता हूँ, खास तौर पर ऐसा क्षेत्र जहाँ से सभी लोग डर कर चले गए हैं। मैं कभी कभी 1 साल तक वहाँ गाड़ी चलाता हूँ और कुछ बेहतर होने के संकेतों का इंतजार करता हूँ। मैं खुदरा विक्रेताओं से बात करता हूँ, खास तौर पर नए खुदरा विक्रेताओं से, और पता लगाता हूँ कि वे क्यों आ रहे हैं। इसमें महीने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और मैं इसे कुछ और करते हुए करता हूँ, जैसे व्यायाम करना या स्टोर से आना जाना। सभी बाजारों में सस्ते दामों पर खरीदारी करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में टॉयलेट पेपर पर सेल लगती है, तो उपभोक्ता दौड़कर आता है और स्टॉक कर लेता है। लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट में बिक्री होती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है,
तो वही उपभोक्ता अक्सर उससे दूर भागता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ाता है तो उपभोक्ता कहीं और खरीदारी करता है, लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो वही उपभोक्ता अक्सर भागता है और खरीदारी शुरू कर देता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही जगहों पर देखें। एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने बगल में वही कॉन्डो $50,000 में खरीदा। उसने मुझसे कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि मुनाफा तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर से खरीदारी की जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने फोरक्लोजर नीलामी में खरीदारी की। मैंने यह कैसे करना है, इस पर एक क्लास के लिए $500 का भुगतान किया। मेरे पड़ोसी ने सोचा कि रियल एस्टेट निवेश क्लास के लिए $500 बहुत महंगे हैं। उसने कहा कि उसके पास न तो पैसे है और न ही समय, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार करता है। पहले उन लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। एक दोस्त जमीन का एक खास टुकड़ा ढूंढ रहा था। उसके पास पैसे तो थे लेकिन समय नहीं था। मुझे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिला जो मेरे दोस्त ने जो खरीदा था उससे बड़ा था। मैंने उसे एक विकल्प के साथ जोड़ा, अपने दोस्त को फोन किया और उसने कहा कि उसे इसका एक टुकड़ा चाहिए, इसलिए मैंने उसे वह टुकड़ा बेच दिया और फिर जमीन खरीद ली। मैंने बची हुई जमीन मुफ्त में अपने पास रख ली। कहानी का नैतिक पाई खरीदे और उसे टुकड़ों में काटें। ज्यादातर लोग वही ढूंढते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे पाई का सिर्फ एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे कम में ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटी सोच वाले लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें, बड़ा सोचें। खुदरा विक्रेताओं को वॉल्यूम छूट देना पसंद है, क्योंकि ज्यादातर व्यवसाय बड़े खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। इसलिए भले ही आप छोटे हों, आप हमेशा बड़ा सोच सकते हैं। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर के बाजार में थी तो मैंने कई दोस्तों को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे भी खरीदने के लिए तैयार है। फिर हम अलग अलग डीलरों के पास गए और बहुत सारे सौदे किए, क्योंकि हम बहुत सारे खरीदना चाहते थे। मैंने स्टॉक के साथ भी यही किया है। छोटे लोग छोटे ही रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या सब कुछ नहीं करते। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज पर सभी बड़ी कंपनियों की शुरुआत छोटी कंपनियों के रूप में हुई थी। कर्नल सैंडर्स 60 की उम्र में सब कुछ खोने के बाद ही अमीर बने। बिल गेट्स 30 साल की उम्र से पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने की है और अवसरों को पहचानने के लिए करना जारी रखता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द है किया है और करो, जैसा कि पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी कदम उठाएं।